12 फरवरी को स्कॉट का शिप टैरो नोवा न्यूजीलैंड के लिटलटन शहर पहुंचा। उनके मरने की खबर वहां पहले से ही पहुंच गई थी। पूरा शहर शोक में डूबा हुआ था। हालांकि स्कॉट न्यूजीलैंड के रहने वाले नहीं थे, फिर भी पिछले 10 सालों से उन्होंने कई एक्सपीडिशन न्यूजीलैंड से ही शुरू किए थे, इसलिए उन्हें खोने का दुख पूरे न्यूजीलैंड को था। स्कॉट और उनके साथियों को सम्मान देने के लिए क्राइस्टचर्च सिटी काउंसिल ने स्कॉट की वाइफ कैथलीन को स्कॉट का स्टैचू बनाने का जिम्मा दिया था। उधर सेंट पॉल की घड़ी में जैसे ही 12 बजे 14 फरवरी 1913 को ब्रिटेन के सभी स्कूलों में 15 लाख बच्चे रॉबर्ट स्कॉट की कहानी सुनने के लिए इकट्ठा हुए। रॉबर्ट स्कॉट और उनके साथी 1 साल पहले ही एंटार्क्टिका में मारे जा चुके थे, लेकिन यह खबर लंदन तक 1 साल बाद पहुंची थी। रेस्क्यू टीम ने स्कॉट और उनके साथियों को 8 महीनों बाद ढूंढा था। उनके साथ जो रिकॉर्ड्स और लेटर्स थे, उनसे उनके साहसिक यात्रा के बारे में पता चला और ये भी पता चला कि उनकी किस तरह से मौत हुई। द डेली मिरर ने स्कॉट के द्वारा ली गई फोटोग्राफ्स को छापा, जिसकी 13 लाख कॉपियां बिकी। स्कॉट और उनके साथी नेशनल हीरो बन चुके थे। उनके बारे में स्कूल की किताबों में पढ़ाया जाने लगा, लेकिन साथ ही साथ एमेंडसन को भी क्रिटिसाइज़ किया गया। ब्रिटेन की मीडिया ने तो एमेंडसन को आड़े हाथों ही ले लिया, उन्हें झूठा और धोखेबाज तक कह डाला। आगे की वीडियो में हम जानेंगे कि 4 रीजंस कि क्यों एमेंडसन को क्रिटिसाइज़ किया गया। वीडियो के एंड तक बने रहें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आज अभी सब्सक्राइब करें। सबसे पहला कारण है, एमेंडसन का इरादा साउथ पोल पर जाने का था ही नहीं। एमेंडसन नॉर्थ पोल पर जाने के लिए निकले थे, लेकिन डॉक्टर कुक और रॉबर्ट पेरी की कंट्रोवर्सी के बाद उन्होंने अचानक अपना फैसला बदला और साउथ पोल की तरफ निकल गए। इसके बारे में खुद उनके इन्वेस्टर्स और उनके साथियों तक को भी नहीं पता था। दूसरा कारण है, एमेंडसन के साथियों ने उन्हें भी क्रिटिसाइज़ करा। वो कई साथियों को अपनी बात न मानने पर टीम से निकाल देते थे। एमेंडसन को उनकी सही मौके पर पीछे हटने की काबिलियत और मुश्किल हालातों में भी डिसीजन लेने के लिए जाना चाहता था, लेकिन वे काफ़ी व्यवस्थित भी थे, यानी कि उन्हें हर चीज़ परफेक्ट उनके प्लान के मुताबिक पसंद थी और कुछ भी इसके अलावा इधर उधर नहीं हो सकता था। तीसरा कारण है कि ब्रिटेन के लोगों का मानना था कि साउथ पोल पर पहुंचना स्कॉट का अधिकार था, क्योंकि एमेंडसन ने शुरुआत में साउथ पोल पर जाने के बारे में बताया ही नहीं था, जिससे स्कॉट को बाद में हड़बड़ी में अपना मिशन शुरू करना पड़ा और वो बाद में मौत का शिकार बन गए। यूके के लोग एमेंडसन की अचीवमेंट को धोखेबाजी मानते थे और स्कॉट को वे एक सच्चा इंसान मानते थे। चौथा कारण है कि एमेंडसन ने वापस आने के लिए डॉग्स का इस्तेमाल किया और बाद में उन्हें ही खा लिया, जबकि स्कॉट और उनके साथी पैदल ही वापसी की यात्रा कर रहे थे। एमेंडसन का क्रिटिसिज्म चलता रहा जब तक कि उन्हें पूरी तरह से झूठा नहीं करार दिया गया, लेकिन बाद में उनकी प्लानिंग और उनकी सावधानी भरे मिशन की भी सराहना की गई। एमेंडसन का मकसद पहला खोजकर्ता बनना था, लेकिन उनका इरादा कभी भी धोखेबाजी करना नहीं था। एमेंडसन और स्कॉट दोनों के पोल पर पहुंचने के मकसद अलग थे। रॉबर्ट स्कॉट ने एक वास्ट प्लानिंग करी थी अपने साइंटिफिक वर्क को एग्जीक्यूट करने के लिए कि उन्हें क्या क्या टास्क करने हैं अपने एक्सपीडिशन पर, लेकिन एमेंडसन ने ऐसा कुछ नहीं किया था। पोल पर साइंटिफिक वर्क करने से ज़्यादा उनका इंटरेस्ट पोल पर पहुंचने वाला पहला इंसान बनना था। उनका बचपन से ही नॉर्थ पोल पर पहुंचने वाला पहला इंसान बनने का सपना था, जिसकी वजह से एमेंडसन ने अपना पूरा ध्यान पोल पर पहले पहुंचने और वापस आने पर ही दिया। वहीं स्कॉट की ज़्यादातर प्लानिंग उनकी साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन पर थी। शुरुआत के दिनों में ब्रिटेन एक अमीर और प्रभावशाली देश था और रॉबर्ट स्कॉट के साउथ पोल पर एक्सप्लोरेशन पर सबका यही मानना था कि एक इंग्लिशमैन ही साउथ पोल पर पहले पहुंचेगा। उस वक्त नॉर्वे एक नया देश था, जिसे हाल ही में 1905 में स्वीडन से आज़ादी मिली थी। एक रीज़न ये भी दिया जाता है कि एमेंडसन ने शुरुआत में अपने साउथ पोल एक्सप्लोरेशन के बारे में शायद इसलिए नहीं बताया क्योंकि उन्हें ब्रिटेन से डिप्लोमेटिक सपोर्ट चाहिए था। ब्रिटेन के एक्सप्लोरर के अगेंस्ट अपनी यात्रा को वो पॉलिटिकली सेंसिटिव मानते थे। उन्हें डर था कि इंग्लिश लोग उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे अगर उन्होंने अपना प्लान बता दिया तो। इसके अलावा कुछ दूसरे रीज़न भी थे जिसकी वजह से एमेंडसन वापस आने में सफल हुए। एमेंडसन और उनके साथी नॉर्वे के रहने वाले थे और उन्हें ठंडे क्लाइमेट में रहने की आदत थी, जबकि ब्रिटेन में कूल टेम्परेट क्लाइमेट होने की वजह से स्कॉट और बाकी टीम मेंबर्स को एक्सट्रीम कोल्ड की आदत नहीं थी। नॉर्वे साल के ज़्यादातर महीने में स्नो से ढका रहता है, जिसकी वजह से वहाँ स्कीइंग काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। वहाँ काफ़ी कम एज से बच्चों को स्कीइंग सिखाई जाती है। एमेंडसन और उनके साथी स्कीइंग में काफ़ी माहिर थे। इसके अलावा ओलाव बाजरलैंड नामक स्कीइंग चैंपियन को भी उन्होंने अपनी टीम में शामिल किया था। वहीं ब्रिटिश टीम को स्कीइंग का कोई ज़्यादा अनुभव नहीं था। एमेंडसन और उनके साथियों ने अपना काफ़ी टाइम स्कीइंग पर काम किया कि किस टेरेन में और किस स्नो में किस तरह के स्कीज और बाइंडिंग की ज़रूरत होगी। अपने आप को छालों से बचाने के लिए एमेंडसन की टीम ने अपने बेस कैंप में बूट्स की भी तैयारी करी।
ब्रिटिश टीम से उलट नॉर्वेजियंस ने वुल्फ की स्किन के फर सूट्स लिए, जो कि उन्होंने बर्फ में रहने वाले लोगों को पहने हुए देखा था। उन्होंने हल्के गाबर्डीन मटेरियल से बने विंड प्रूफ बारबरी सूट्स भी पहने। एमंडसन ने एक और चीज़ सीखी कि खुद को पसीने से बचाने के लिए लोग ढीले कपड़े पहनते थे। वहीं स्कॉट टीम की तैयारी की बात करें तो उनकी मौत की कई वजहों में से एक वजह थी अपने फ्यूल कैंस के लिए लेदर के वॉशर यूज़ करना। जब उन्होंने कैन खोले तो ज़्यादातर फ्यूल इवेपोरेट हो चुका था। वॉशर ख़राब होने की वजह से ऐसा हुआ था। लेदर के वॉशर की इस कमी के बारे में एमंडसन को पता था। उनकी एक टीम ने रबर की कॉक तैयार करी कैंस को सील करने के लिए। बाद में जब स्कॉट, विल्सन और बोवर्स अपने टेंट में ही फंस चुके थे, तब तक उनका फ्यूल खत्म हो चुका था। बर्फ़ को पानी बनाने के लिए फ्यूल काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। रॉबर्ट स्कॉट ने ट्रांसपोर्टेशन के लिए अपने स्लेजेस को हार्नेस से बांधकर खुद ही खींचना ठीक समझा। ये थकाने वाला काम था, लेकिन स्कॉट के अनुसार ये जानवरों के साथ क्रुएल्टी करने से ज़्यादा ठीक था। एमंडसन को इसका अनुभव आर्कटिक में ही हो चुका था। उन्होंने ग्रीनलैंड से वेल ट्रेन डॉग्स खरीदे और 2 एक्सपर्ट्स को भी अपनी टीम में रखा। बाद में कुछ डॉग्स को आज़ाद कर दिया और कुछ को वो खा गए। अगला कारण है न्यूट्रिशन की कमी। इतिहासकारों के मुताबिक स्कॉट और उनकी टीम पोल्स पर पहुंचने से पहले ही न्यूट्रिशन की कमी से जूझ रही थी। उनमें से एक विटामिन सी की कमी से होने वाला स्कर्वी था। एमंडसन और उनके साथी सील और पेंगुइन्स का फ्रेश मीट खाते रहे, जिससे उनकी विटामिन सी की कमी पूरी हो गई। आखिरी में दोनों के लीडरशिप के तरीके ने उनके एक्सपीडिशन में बड़ा अंतर पैदा किया। स्कॉट एक कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव इंसान थे। उनकी लीडरशिप की जड़ें ब्रिटिश नेवल ट्रेनिंग से जुड़ी थी, जो कि काफ़ी फॉर्मल ट्रेनिंग थी। वहीं एमंडसन एक इनोवेटिव और एक प्रोफेशनल एक्सप्लोरर थे। उनके फोकस और उनकी लगन के लिए वे पहचाने जाते थे। बहरहाल इन सब कारणों के बावजूद स्कॉट की मृत्यु ही एमंडसन के क्रिटिसिज्म का सबसे बड़ा कारण थी। रेस जीतने के बावजूद एमंडसन को अपनी पूरी लाइफ कड़वाहट में गुजारनी पड़ी, जब तक कि उनकी मृत्यु 18 जून 1928 में नहीं हो गई। अपनी राय बनाने से पहले हमें हर डिटेल को परखना ज़रूरी होता है। यहाँ मैंने स्कॉट और एमंडसन की यात्रा के कुछ सफल और असफल होने के कारण बताए। आपके हिसाब से क्या एमंडसन इस क्रिटिसिज्म के हकदार थे? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं।